स्टार्ट। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप लोग? अच्छा है सर। अच्छा है सर। बढ़िया। तो कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ तक पढ़ चुके? पेपर इसको घुमा दो। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट हो गया था, है ना। तो हम लोग रेट के बारे में बात कर रहे थे कि ग्राफ से कैसे एक रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने बताया कि ग्राफ पर जो लाइन का स्लोप होता है वही रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग रेट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि रेट क्या होता है। और उसी सीक्वेंस में अब आगे चलते हैं तो हमारे लिए एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ला एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ला एक्सप्रेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या है? जैसे कोई भी एक रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। सपोज एक रिएक्शन है जिसमें मान लीजिए कि N1A प्लस N2B और इससे प्रोडक्ट बन रहा है M1C प्लस M2D। ये एक रिएक्शन है, ठीक। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उस रिएक्शन में यूज होने वाले हर सिंगल रिएक्टेंट और हर सिंगल प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब जैसे ही एक रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का रेट हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन का रेट हम A के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, B के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट है C के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और D के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो हर सिंगल रिएक्टेंट और हर सिंगल प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इस तरह से जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को रेट ला एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप खाना खाने बैठे, आपने एक थाली में चावल ले लिया, दाल ले ली, सब्जी ले ली। तो आपके खाने का रेट तीनों के टर्म्स में बताया जा सकता है। चावल जितनी जल्दी खत्म होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा, या दाल जितनी जल्दी खत्म होगी रेट उतना ही ज्यादा होगा, या सब्जी जितनी जल्दी खत्म होगी रेट उतना ही ज्यादा होगा, या आपका पेट जितनी जल्दी भरेगा रेट उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब आप रेट को तीनों के टर्म्स में बता सकते हैं। तो वैसे ही एक रिएक्शन का जो रेट है वो हर एक सिंगल रिएक्टेंट और हर एक सिंगल प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इस तरह से जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को रेट ला एक्सप्रेशन कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, rate of any reaction can be expressed in terms of each single reactant as well as product। बच्चों रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ सर। each single reactant as well as product। तो किसी भी रिएक्शन का रेट हर सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इस तरह से जो एक्सप्रेशन बनता है उसे रेट ला एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे अगर आपको इस रिएक्शन का रेट बताना है तो हम कैसे इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हर सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो ध्यान से समझना कि जैसे इस रिएक्शन का जो रेट है अगर हम A के टर्म्स में बताएं, ध्यान से देखना A के टर्म्स में, तो हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन T, डेल्टा T, और जो A का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। A का कोफिशिएंट क्या है? N1, तो इससे डिवाइड कर देंगे 1/N1। और क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट निगेटिव आता है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होती जाती है, इसलिए पहले इसके साइन लगा देंगे माइनस। और इस तरह से A के टर्म्स में रिएक्शन का रेट होगा माइनस
1/n1 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ए के टर्म्स में रेट इस तरह से दिखाएंगे। अगर हमें बी के टर्म्स में रेट दिखाना होगा तो हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट निगेटिव, जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए 1/n2 और ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो बी के टर्म्स में रेट ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें सी के टर्म्स में रेट बताना है तो हम लिखेंगे 1/m1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन यहां पर रेट हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट क्या आता है? पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे। और अगर हम डी के टर्म्स में रेट बताना चाहें तो डी के टर्म्स में रेट आएगा इज इक्वल टू यहां से 1/m2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। मतलब रेट को हर सिंगल रिएक्टेंट और हर सिंगल प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन बना इसी को रेट ला एक्सप्रेशन कहा जाता है। मतलब जो भी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट निगेटिव आता है और प्रोडक्ट के टर्म्स में पॉजिटिव आता है, और इस तरह से जो रेट एक्सप्रेशन बनता है उसी को रेट ला एक्सप्रेशन कहा जाता है। बोलो, समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसी को हम, जैसे ये एवरेज के टर्म्स में है तो हम इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो इसी को लिख सकते हैं -1/n1 डेल्टा ए की जगह लिख सकते हैं dA/dt इज इक्वल टू -1/n2, यहां से लिख सकते हैं dB/dt इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे 1/m1, यहां से dC/dt इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे 1/m2 और यहां से dd/dt। और इस तरह से रेट को हर सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, यही कहलाता है रेट ला एक्सप्रेशन। तो इस तरह से रिएक्शन के रेट को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा से ध्यान से चीजों को समझिएगा। रिएक्शन का रेट है ए के टर्म्स में -1/n1 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, लेकिन इसमें डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है? वेयर माइनस जो dA/dt है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई रिएक्शन का रेट है -1/n1 dA/dt, लेकिन इसमें जो -dA/dt है ये रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के खत्म होने का रेट। ये कहलाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के खत्म होने का रेट है। ये ए के खत्म होने का रेट है -dA/dt और पूरी रिएक्शन का रेट है -1/n1 डेल dA/dt। तो दोनों में अंतर है। रिएक्शन का रेट है -1/n1 dA/dt और जो -dA/dt है वो ए के खत्म होने का रेट है। वैसे ही जो -dB/dt है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर हम यहां से -dB/dt की बात करें तो जो -dB/dt है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये बी के खत्म होने का रेट है, जबकि रिएक्शन का रेट है -1/n1 dB/dt। अंतर समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको? बोलो बच्चों, यस सर। है ना? तो -dA/dt ए के खत्म होने का रेट और रिएक्शन का रेट क्या है? -1/n1 dA/dt। तो यहां से ये एक्सप्रेशन बनता है ये। इसी तरह से जो dC/dt है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी के अपीयर होने का रेट, जबकि पूरी रिएक्शन का रेट क्या है? 1/m1 dC/dt। तो यहां से अगली चीज आती है कि ये जो dC/dt है ये क्या है? तो यहां से जो प्लस में वो भी, क्योंकि C बन रहा है तो dC/dt को बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। तो बच्चों इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो ये C के अपीयर होने का रेट है, जबकि पूरी रिएक्शन का जो रेट है वो है 1/m1 dC/dt। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है और इसे क्लियर करना है। इसी तरह से आगे चलें तो जो dd/dt है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? तो यहां से अगर हम देखें तो जो dd/dt है ये कहलाता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये डी के अपीयर होने का रेट है ना?
तो इस तरह से ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है, जबकि पूरी रिएक्शन का रेट बोला जाएगा डी के टर्म्स में 1/m2 dd/dt। और इस तरह से ये एक रेट ला एक्सप्रेशन बनता है और इससे कई सारे अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं, इसी को रेट ला एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, सपोज एक रिएक्शन हमने लिखी N2 + 3H2 और इससे बन रहा है 2NH3। ठीक, अब हम इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखें तो इसका रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा, R = N2 के टर्म्स में लिखेंगे -dN2/dt, हाइड्रोजन के टर्म्स में -1/3 कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है तो ये हो जाएगा DH2/dt, और अगर अमोनिया के टर्म्स में लिखें तो इसको लिखेंगे 1/2 प्रोडक्ट है 1/2 DNH3/dt, और इस तरह से रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है। बोलो समझ में आया? बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. Yes, इसी sir. तरह से एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन दी है N2O5, इससे बन रहा है 2NO2 + ½ O2। आपको इसको रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप इसका रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो यहां से R = ये हो जाएगा -dN2O5/dt = ये आएगा 1/2 dNO2/dt, NO2 के टर्म्स में अगर लिखना है = ये होगा 1/1/2, तो 1/1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2 DO2/dt। और इस तरह से हम हर सिंगल रिएक्टेंट और हर सिंगल प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस तरह से जो एक्सप्रेशन बनता है इसी को रेट ला एक्सप्रेशन कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप अपना मॉड्यूल ओपन करें सभी लोग, तो मॉड्यूल ओपन करें और उसमें कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं, फिर कुछ होमवर्क दूंगा जो इससे रिलेटेड है। तो पेज नंबर आए 67 ओपन करें। 67 नहीं, हाँ 67 पे आए, पेज नंबर 67 पे आए। तो 67 पे देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, पेज नंबर 67 पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मिल गया? हाँ सर। Yes, ठीक है, एग्जाम्पल Yes. 1 क्या कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन क्या है 2A + B, ये एक रिएक्शन है 2A + B और इससे प्रोडक्ट बन रहा है 3C। ठीक है, इसमें बोल रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट टाइम t इज 1.2 × 10⁻⁻⁴, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया है, मतलब सवाल में आपको दिया है dC/dt, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया है ना, और ये कितना दिया है 1.2 × 10⁻⁻⁴ दिया है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन का रेट पूछा जा रहा है। तो ये बताओ C के टर्म्स में रिएक्शन का रेट क्या होगा? C के टर्म्स में रिएक्शन का रेट क्या आएगा, 1/3 dC/dt, यही आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. है ना, और Yes, sir. dC/dt की वैल्यू दे दी है तो ये आएगा 1/3, और dC/dt की वैल्यू कितनी है 1.2 × 10⁻⁻⁴, रख लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। और इस तरह से देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आ गया समझ में? Yes, sir. ट्राई योरसेल्फ में देखें, ट्राई योरसेल्फ में एग्जांपल नंबर 1 देखें, ट्राई योरसेल्फ में इसी पेज पर 67 पे ट्राई योरसेल्फ में पहला क्वेश्चन देखें, ट्राई योरसेल्फ। ठीक, बोल रहा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, मतलब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन के रेट का मतलब आपको दिया है DNO/dt, है ना,
ये दिया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज द 3.6 into 10 की पावर -3। ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछा जा रहा, मतलब आपसे -DO2/dt, डिसअपीयरेंस होगा तो माइनस में जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक, और इसके लिए आपको एक रिएक्शन दे दी है। रिएक्शन क्या दी है, 4NH3 है ना, 4NH3 plus 5O2 and it gives 4NO plus 6H2O, ये रिएक्शन दी है। DNO/dt दिया हुआ है और -DO2/dt पूछ रहा है, तो आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें। तो R बराबर देखो O2 के टर्म्स में रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा -1/5 DO2/dt, और NO के जो पूछ रहा है बस हम उसी के टर्म्स में लिखते हैं, और NO के टर्म्स में रेट क्या आएगा, दिस इज व्हाट 1/4 यहां से DNO/dt ये आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपका ये आएगा। अब यहां पर आप देखो, तो यहां से अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आने वाली है वो देखो। तो अब आपका टारगेट क्या निकालना है, -DO2/dt निकालना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहां से क्या आएगा, -DO2/dt ये निकालना है। तो अगर ये निकालना है तो 5 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4, दिस इज अ DNO/dt, और DNO/dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी है, 5/4, एंड DNO/dt की वैल्यू है 3.6 into 10 की पावर -3। आप इसको रख देंगे और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ बोलो Yes, बच्चों, sure. है ना, यही पूछ रहा है। तो बहुत Yes, sir. आसान सवाल बनता है, बहुत आसान से क्वेश्चंस बनते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर कम से कम पूरे चैप्टर में 15-20 सवाल हैं जो इसी रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ ला, रेट ला एक्सप्रेशन इससे बनाए गए हैं। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आज आप इसे करिएगा, तो कल फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, Yes. ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, पहले होमवर्क ट्राई योरसेल्फ में पेज नंबर 67 पे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, ट्राई योरसेल्फ में। ठीक है, फिर आप एक्सरसाइज पे आइए। वो पीछे जो एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज में पेज नंबर 71 पर, पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर आप आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 71 पे, अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर उसके बाद आगे जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड सारे सवाल हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेट 2 पर, पेज नंबर 96 पर आते हैं। तो पेज नंबर 96 पे क्वेश्चंस गिवन है। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी है। देन आगे चले, लेवल 2 पर आते हैं। तो आगे आते हैं पेज नंबर 113 पर, पेज नंबर 113 पर पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर
1 के बाद पेज नंबर 116 पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है और फिर इसके आगे चले। पेज नंबर 117 पर 117 पे दिया है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पे आपको दिया है पेज नंबर 30, पेज नंबर 118 पर दिया है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है और उसके बाद आप आगे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी से रिलेटेड है। ये रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पे आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 41 भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 भी इसी से रिलेटेड है। ये सब रेट ला एक्सप्रेशन वाले ही सवाल हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 अगले पेज पर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 भी इसी से रिलेटेड है। फिर आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 भी इसी से रिलेटेड है। फिर आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 67 भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं जो रेट ला एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो रेट ला इतने सारे सवाल हैं, मतलब 20-22 सवाल हैं और ये सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टास्क है जो मैंने रेट ला एक्सप्रेशन बताया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको लगाना फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चले। यस यस Yes. चलो, तो फिर अब आते हैं अगले टॉपिक पर, क्योंकि हम रेट की ही बात कर रहे हैं। रेट क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारे सवाल आज लगा लेना, कल डिस्कस करेंगे बच्चों। फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसी भी रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है तो उसके रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला फैक्टर आता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है वो है रिएक्टेंट का नेचर। पहला फैक्टर है रिएक्टेंट का नेचर जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग रिएक्टेंट्स होते हैं और उन रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्व होती है। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बनने में अलग अलग एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब अगर रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होगी। प्रोडक्ट बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी अलग अलग होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो भी डिफरेंट होगा। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स अलग अलग होते हैं और इसके कारण उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग होती है और इसीलिए रिएक्शन कभी कम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है तो रेट ज्यादा होगा, कभी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो रेट कम होगा। तो अलग अलग रिएक्शन का रेट वैरी करता है क्योंकि रिएक्टेंट्स अलग अलग होते हैं। तो मतलब पहली चीज आती है कि फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट, है ना, क्योंकि अलग अलग केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स अलग अलग होते हैं, है ना। तो क्या होता है इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, अगर हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की बात करें, इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट, अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है,
डिफरेंट रिएक्टेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो डिफरेंट होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी डिफरेंट। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट। तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी डिफरेंट होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट। ठीक है। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं और इसके कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होती है, इसलिए रेट भी अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज आपने यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन ली, ठीक है। एज एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर दो रिएक्शन ली, एक आपने N2 प्लस O2 लिया और यहाँ से प्रोडक्ट ट्वाइस O2 लिया और आपने प्रोडक्ट यहाँ से ट्वाइस NO2 बनाया। एक रिएक्शन ये है। और आपने एक दूसरी रिएक्शन ली जिसमें हमने लिया ट्वाइस NO प्लस O2 और प्रोडक्ट यहाँ पे भी ट्वाइस NO2 बना। प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बन रहा है लेकिन दोनों रिएक्शन का रेट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है वो N2 है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ना होगा। जबकि अगर आप इस रिएक्शन में देखें, नीचे वाली रिएक्शन में, तो आपके पास NO है और यहाँ पर आपको N डबल बॉन्ड O बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम दोनों केस की बात करें तो दोनों में जो रिएक्टेंट्स है दे आर डिफरेंट, सो दे रिक्वायर डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर इस रिएक्शन की हीट अलग होगी, डेल्टा H1 डेल्टा H2, इस रिएक्शन का रेट अगर R1 है और ये R2 है तो डेफिनेटली ये डिफरेंट होगा। क्योंकि रिएक्टेंट बदलेगा तो एंथैल्पी बदल जाएगी और साथ साथ रिएक्शन का रेट भी बदल जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट अलग अलग होने पर रिएक्शन का रेट बदलता है, रिएक्टेंट के नेचर पर रेट डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। यस सर। अगला फैक्टर जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। और ये तो बहुत क्लियर सा फैक्टर है कि नेचर में जितनी रिएक्शंस होती हैं उसमें से 99.9% केस में, 100% तो हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते, लेकिन 99% 9.9% केस में अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ना। मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन के साथ यही होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तीसरा फैक्टर आता है कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट है वो भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। बात अगर कैटलिस्ट की करें तो कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। कैटलिस्ट रेट को अफेक्ट करता है लेकिन कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो रेट को बढ़ाएगा और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट को घटाएगा। तो यहाँ पे दो चीज होती है कि अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को घटाता है। तो कैटलिस्ट भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द रेट। अब आप ध्यान से समझना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हाँ ये फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सवाल है कि क्यों ऐसा होता है, कैटलिस्ट मिलाने से क्यों रेट बढ़ जाता है या क्यों रेट घट जाता है, उसका कारण आपको नहीं पता। अभी तो बस ये दिखा रहे हैं कि ये फैक्टर्स हैं और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यही तो पढ़ना है कि कैटलिस्ट कैसे रेट को अफेक्ट करता है। कारण समझना है, रिएक्शन की काइनेटिक्स को समझना है, तो हमें रीजंस आगे मिलेंगे। अभी तो हम ब्रीफ में ले रहे हैं चीजों को कि क्या क्या हो सकता है या रेट से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं। तो कैटलिस्ट दोनों तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक है जो रेट बढ़ाता है और एक जो है रेट को घटाता है। चौथा जो फैक्टर है जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया।
रिएक्टेंट का सरफेस एरिया भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड है एक केस, दूसरा उसी सॉलिड को पाउडर फॉर्म में ले आओ दूसरा केस, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सॉलिड का या पाउडर फॉर्म का? पाउडर। पाउडर फॉर्म का। भाई सॉलिड 1 kg सॉलिड है तो वो इतने में ही है, लेकिन उसको पाउडर बना लो तो उसको हर तरफ चारों तरफ फैला सकते हो पूरा, उसका सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो आप। और सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे, रिएक्टेंट के ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे, दूसरी चीज जो अटैक कर रही है उसको ज्यादा सरफेस मिलेगी अटैक करने के लिए, तो डेफिनेटली रेट ज्यादा होगा। इसीलिए अगर हम सॉलिड रिएक्टेंट के केस की बात करें तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। दिस इज अ सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है रेट उतना ही ज्यादा होता है ना। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर सॉलिड रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट सॉलिड आपने लिया है तो फिर यहां पर क्या होगा, लेस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कम होता है। और अगर सरफेस एरिया कम है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन आर भी क्या होगा, लो होगा, लो रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट आपने लिया है, पाउडर फॉर्म लिया है, तो फिर इस केस में जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होगा, लार्ज सरफेस एरिया। और अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो डेफिनेटली बच्चों रेट भी क्या होगा, हाई होगा। यानी कि सरफेस एरिया जो है वो रेट को अफेक्ट करता है। पाउडर फॉर्म में रेट रिएक्शन का ज्यादा होता है, सॉलिड फॉर्म में रेट कम होता है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. आगे चले? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और अब आपको ले आते हैं पांचवें फैक्टर पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके लिए ये सारी कहानी मैंने शुरू की है। ये मेन फैक्टर है और वो है पांचवा फैक्टर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के रेट पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्ट कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए तो रेट कैसे बदलता है। और ये एक्सप्लेन किया जाता है अकॉर्डिंग बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लास 11th में हम पढ़ते हैं, इसी में हमें एक लॉ पढ़ाया गया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, या जिसे हम लॉ ऑफ एक्टिव मास भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन का एक रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ता है? तो एक सिंपल वे में आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, कि जैसे अगर आप कोई एक रिएक्शन लेते हैं इन जनरल, कि अगर आपने एक रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है ना, किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं और एक्टिव मास भी कह सकते हैं। और इसके पहले अगर कोई कोफिशिएंट होता है तो वो इसकी पावर पे जाता है। आपने इक्विलिब्रियम में ये चीज पढ़ी है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। और ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन का, कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो सोचो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर रेट ज्यादा होता है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में एक और चीज यहाँ पे यूज हो रही है और वो है K।
तो ये जो K है इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये इसके बारे में आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और रेट कांस्टेंट पे भी रेट डिपेंड करता है, क्योंकि अगर K ज्यादा होगा तो भी रेट ज्यादा होगा। K क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी आगे कि रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे K आता है, और K क्या है एक्चुअली में रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर एक और चीज है कि अगर K हाई होता है तो भी रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है ये आगे हम लोग बात करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ रेट हाई। और दूसरी चीज, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो भी रेट ज्यादा होगा। और ये जो लॉ है यही लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास कहलाता है। और कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्टेंट की, रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होता है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये दो तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती वन स्टेप रिएक्शन और एक होती मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन दो केस में दो तरह से अप्लाई होता है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। इसलिए यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है केस नंबर 1 कि लॉ ऑफ मास एक्शन, जो फर्स्ट केस बनता है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इन वन स्टेप रिएक्शन। दो केस बनता है। पहला कि अगर कोई वन स्टेप रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, और यही आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। आपने मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 11th में नहीं पढ़ा, क्योंकि जो हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था तो उसमें आपको जो भी रिएक्शंस दी गई वो सारी वन स्टेप रिएक्शन थी, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। मल्टी स्टेप रिएक्शन पर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई नहीं किया था, और वो हम यहां पर सीखेंगे कि हम कैसे उसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपके पास दो केस है, लॉ ऑफ मास एक्शन इन वन स्टेप रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है। एज एग्जांपल, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने एक रिएक्शन लिया N1A प्लस N2B, यहां से प्रोडक्ट बन गया, कुछ भी एनीथिंग, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखिए, तो अगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, वन स्टेप में, तो ए के सारे मॉलिक्यूल और बी के सारे मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, सब एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक के अलावा कोई और स्टेप है ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही भाई? अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट, जैसे मान लो कि आप की मम्मी को कहा जाए कि गाजर का हलवा एक ही स्टेप में बनाओ, तो मम्मी क्या करेंगी? गाजर, दूध, खोया, घी सब कुछ एक साथ डाल के उसको कुक करने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और स्टेप है ही नहीं है, एक ही में करना है। और अगर वही चीज मल्टी स्टेप में होती तो फिर मम्मी अलग अलग स्टेप यूज करती, गाजर काटना, घी को गर्म करना, अलग से ड्राई फ्रूट को, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, कि कई सारे स्टेप्स में वो प्रोसेस होता। तो वैसे ही अगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो डेफिनेटली ए के सारे मॉलिक्यूल और बी के सारे मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अगर ये रिएक्शन वन स्टेप है तो फिर इस केस में ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, all the molecules of A and B simultaneously involve in the same step, या simultaneously involve in same step, उसी स्टेप में सब एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर ये रिएक्शन वन स्टेप है तो फिर उस केस में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? तो इस केस में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम बात करें तो फिर इस केस में कंडीशन क्या होगी कि अगर हम इस पर
लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो ए के सारे मॉलिक्यूल, ए के टोटल N1 मॉलिक्यूल्स हैं, और बी के सारे मॉलिक्यूल, बी के टोटल N2 मॉलिक्यूल, ये सब एक साथ इन्वॉल्व हो। और अगर ये सब एक साथ इन्वॉल्व हुए तो फिर उस केस में क्या होगा कि उस केस में जो रेट एक्सप्रेशन बनेगा R इज इक्वल टू या R प्रोपोर्शनल टू ए के सारे मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो फिर जो कोफिशिएंट है वो पावर पे जाएगा, क्योंकि ए के सारे जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते वही पावर पे जाएगा, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 है, और सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व होंगे तो ए की पावर पे जाएगा N1 और बी की पावर पे जाएगा N2। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. और आपने यही Yes, पढ़ा sir. था क्लास 11th में, Yes. आपने यही पढ़ा था कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर पे चला जाता है। लेकिन ये तब के लिए सही है केवल जब रिएक्शन वन स्टेप हो, क्योंकि वन स्टेप में ए के सारे मॉलिक्यूल और बी के सारे मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व होंगे। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k, a की पावर n1 इंटू बी की पावर n2, और इस तरह से ये रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। ये बनेगा इसका रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये बनेगा रेट एक्सप्रेशन, और इस तरह से ये रिएक्शन का बनता है एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। a की पावर n1 और b की पावर n2, मतलब जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्ट आप लिख देंगे क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आया समझ में? बोलो बच्चों। Yes, sir. और यहां पर एक नई बात एराइज होगी, और वो बात क्या है कि ये जो पावर पे आपने n1 और n2 लिखा है, ये n1 प्लस n2 का जो सम होता है, मतलब a की पावर n1 है और b की पावर n2 है, तो जो कंसंट्रेशन की पावर है उसका सम, एक नया वर्ड यहाँ पे यूज होता है कि ये पावर में जो भी है उसका जो सम है उसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे रिएक्शन का ऑर्डर बोला जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर है उसके सम को ऑर्डर कहा जाता है। तो रिएक्शन का नेट ऑर्डर n1 प्लस n2 बोला जाता है। और अगर इसमें केवल n1 की बात की जाए तो इसको बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ये बोला जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। और अगर यहां पर हम बात n2 की करें तो यहां पर जो n2 है वो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ये बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। आया समझ में? तो n1 है a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, n2 है b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और टोटल ऑर्डर बोला जाता है n1 प्लस n2। तो ये एक मैथमेटिकल एक नई क्वांटिटी यहाँ पर आती है जिसको ऑर्डर कहा जाता है। और वन स्टेप रिएक्शन में जो आपको कोफिशिएंट दिख रहा है वही पावर पे डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि एक ही स्टेप में सब कुछ कंप्लीट होता है और सारे मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं Yes. दूसरा केस। दूसरे केस पर आते हैं कि अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप हुई तब। तो यहाँ पे दूसरा केस आता है, केस नंबर 2, एंड दैट इज द फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप हुई तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप हुई तो वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी। उसमें 2 स्टेप हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप हुई तो रेट किस स्टेप से डिटरमाइन किया जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? अगर एक रिएक्शन कई सारे स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? Bond dissociation. अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है
तो हमेशा रेट उस स्टेप से बताया जाता है जो सबसे स्लोवेस्ट रेट से होता है। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। बात समझ में आ रही है? किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। एक रिएक्शन में अगर 10 स्टेप हो रहे हैं तो उसमें से जो स्टेप सबसे स्लो रेट से हो रहा होगा वही कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी स्टेप से रेट बताया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने शायद आपको बताया भी था कि अगर एक कार फैक्ट्री है, वहां कार का प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए कि वहां डेली 100 बॉडी बनती है, 200 व्हील्स बनते हैं, 50 स्टेयरिंग बनती है और एक इंजन बनता है, तो कार कितनी बनी डेली? 8। केवल एक ही बनेगी। तो कार के बनने का रेट किस पे डिपेंड किया? इंजन पे। इंजन के। और इंजन के बनने का रेट, और इंजन के बनने का रेट सबसे स्लो है कि नहीं है? यस सर। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? जो सबसे स्लो रेट से बन रहा है। यस बोलो, सर। है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी, बिल्कुल वैसी ही बात कि अगर कोई रिएक्शन है और उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो रिएक्शन का रेट हमेशा बताया जाता है स्लोएस्ट स्टेप से। तो अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो यहां पर रेट ऑलवेज डिटरमाइन बाय। तो इस तरह के केस में रेट हमेशा किससे बताया जाता है? रेट ऑलवेज डिटरमाइन बाय द, किससे बच्चों? डिटरमाइन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो रिएक्शन का रेट हमेशा बताया जाता है स्लोएस्ट स्टेप से। ठीक? तो अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन हुई तो रेट हमेशा डिटरमाइन किया जाता है स्लोएस्ट स्टेप से। इसका मतलब है कि रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उस स्लोएस्ट स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वो स्टेप कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और एक्चुअल बात ये है कि ये आरडीएस बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम किसी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है जब तक कि हमें उसकी मैकेनिज्म ना पता हो। तो कभी भी कोई भी ऐसा सवाल नहीं बनता कि आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा स्टेप स्लो होगा। अगर कोई सवाल बनेगा तो उसकी मैकेनिज्म दी जाएगी, बिना मैकेनिज्म के नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि स्लोएस्ट स्टेप कौन है। इसके लिए तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। इसलिए कोई सवाल अगर ऐसा है तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा, वो आपको बताएगा। लेकिन ये अपने आप में अंडरस्टूड बात है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा कौन सा होता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, और उसी से रेट बताया जाता है। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। तो हम क्या करें कि जैसे मान लो कि एक रिएक्शन लेते हैं। सपोज हमने एक रिएक्शन ली, जैसे मान लो कि एक रिएक्शन हमने ली N1A, तो यहां पर एक रिएक्शन ली N1A प्लस N2B, और यहां से ये बन रहा है M1C प्लस M2D। बट ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो भैया अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो क्या A के सारे मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व होंगे और B के एक साथ इन्वॉल्व होंगे सारे? नो सर। नहीं ना, क्योंकि एक साथ, अगर सब एक साथ इन्वॉल्व हो गए तो वो तो वन स्टेप हो जाएगी। यस तो फिर हम मान लेते हैं कि लेट, क्या से मानते हैं? लेट n मॉलिक्यूल, N1 में से n मॉलिक्यूल ऑफ A एंड इसके N2 में से m मान लेते हैं। ठीक है? या आप ये भी कह सकते हैं कि n ना माने, आप एक काम करें, ये मान ले कि लेट x मॉलिक्यूल ऑफ A, N1 में से केवल x मॉलिक्यूल, एंड y मॉलिक्यूल ऑफ B,
और B के केवल N2 में से केवल Y मॉलिक्यूल। तो Y मॉलिक्यूल ऑफ B टेकिंग पार्ट इन स्लोएस्ट स्टेप। तो मान लेते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट जो डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसमें केवल A के X मॉलिक्यूल N1 में से X और B के N2 में से केवल Y मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब जो रेट एक्सप्रेशन बनने वाला है यही समझना है। तो अब बच्चों जो रेट एक्सप्रेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा? तो अब अगर सेट, तो अब यहां पर जो रेट एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा देखो। तो A के N1 में से केवल X और B के N2 में से केवल Y मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर देखा जाए तो यहां से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या आएगा बच्चों? तो अब R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? A की पावर क्या? A की पावर N1 या A की पावर X? X सर। X है ना, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं वही पावर पे जाता है। तो अब A की पावर N1 नहीं जाएगा, अब A की पावर X जाएगा, और B की पावर में N2 नहीं जाएगा, B की पावर Y जाएगा। यानी कि अब यहां से R इज इक्वल टू होगा K, यहां से A की पावर X एंड B की पावर Y, और अब एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन आपका ये बनने वाला है। तो अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से डिसाइड होगा, और स्लोएस्ट स्टेप में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वही उसकी पावर पे जाता है। यानी कि यहां से A की पावर X और B की पावर क्या होगा? Y। तो इसका मतलब है कि अब यहां से ये होगा एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, ये बनेगा इसका एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन आपका ये बनेगा, और इस केस में अगर आप देखें तो अब बताओ रिएक्शन का नेट ऑर्डर क्या होगा? तो इस केस में बताइए कि नेट ऑर्डर रिएक्शन का क्या बोला जाएगा? X plus Y। यस, तो नेट ऑर्डर होगा X प्लस वाई। समझ में आया? तो जब वन स्टेप थी तो ऑर्डर था N1 प्लस N2, लेकिन अब यहाँ पर जो नेट ऑर्डर होगा दैट इज कॉल्ड X प्लस वाई। तो इस तरह से यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन है जो बताता है कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको पढ़ते समय एक नई बात आपके लिए आई, दैट इज द एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक टर्म आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर है उसके सम को रिएक्शन का ऑर्डर कहा जाता है। कंफर्म हो गई बात? इसलिए अब हमारे लिए एक नया टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, और वो टॉपिक है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से एक नया टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना टाइम है हमारे पास? 7 मिनट। 7 मिनट। 5 मिनट। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चलो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की जो पावर का सम है वो ऑर्डर कहलाता है। मतलब मैथमेटिकली क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, sum of power of concentration of reactant in experimental, in जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन बनेगा। और एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन रिएक्शन को देखकर आप नहीं बना सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन स्लोएस्ट स्टेप से बनता है। तो वो अगर दे दिया जाए तो आप बना लेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन। तो जो रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन बनेगा उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर का सम है उसे ऑर्डर कहा जाता है। मतलब जो ऑर्डर है वो कंसंट्रेशन की पावर का सम होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोगों ने लिया यहाँ पर एक रिएक्शन ली थी
और उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर जैसे एक रिएक्शन लिया कि N1A प्लस N2B था और इससे क्या बना M1C प्लस M2D, तो हमने क्या माना कि स्लोएस्ट स्टेप में इसके X मॉलिक्यूल और इसके Y मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखा जाए, ये वही केस को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर स्लोएस्ट स्टेप में X मॉलिक्यूल और इसके Y मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं तो R बराबर K A की पावर X आ गया, B की पावर Y आ गया, और यहाँ पर रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सिंपली क्या कहलाएगा, X प्लस Y, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा X प्लस Y। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक, हाँ। ठीक, तो ऑर्डर हो जाएगा X प्लस Y, और ये जो X प्लस Y है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये जो X प्लस Y है बच्चों इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो बोलेंगे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, अगर ये वैल्यू 2 आ जाए तो बोलेंगे रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, अगर ये वैल्यू 3 आ जाए तो हम बोलेंगे रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की है, और इवन ये वैल्यू जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर आए, ये वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू है ये हो सकता है -1 आ जाए, ऑर्डर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऑर्डर हो गया, या ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू 1/2 आ जाए तो ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सम 0 आ जाए तो रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आपको लग रहा हो कि ये कैसे होगा, हो जाता है, x प्लस 1 y माइनस 1 आ जाए तो दोनों का सम 0 आ जाएगा। अभी क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटली डिसाइड टर्म्स, और कैसे आता है एक एक चीज हम आगे चल के देखेंगे कि निगेटिव कैसे आ जाता है या फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड होता है, जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है। मतलब ऑर्डर के लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, एक पॉइंट आता है कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मे बी व्हाट, मे बी 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है। मतलब रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, आप रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। अभी तो बस ये है कि हाँ ये हो सकता है, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग रिएक्शन के ऑर्डर्स अलग अलग होते हैं, और इन्हीं ऑर्डर को लेकर सवाल बनते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 0 ऑर्डर के हैं, बहुत सारे हैं पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं, है ना, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से चीजों को समझाता हूं। जैसे देखें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए एग्जांपल्स हैं वेरियस ऑर्डर, और इनके बारे में हम बात करेंगे, एंड दैट विल बी डिस्कस ऑन टुमारो, क्योंकि इसी से आगे के टॉपिक कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। जो होमवर्क दिया है उसको कर लेंगे आप, और पूरी ईमानदारी से करिएगा। कल पहले डिस्कस करेंगे फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Yes. Thank बाय you, बच्चों, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बच्चों, बाय, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा। Thank you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir.